नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक साइन लैंग्वेज में खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से होगी सहयोग करने की अपील। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। कल से शुरू होने वाले सत्र में विधायी और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में भी भाग लेने का होगा आग्रह। राजधानी दिल्ली में हुई एनडीए बैठक में 39 दलों ने पीएम के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने का लिया संकल्प। बैठक में प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, एनडीए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का है माध्यम। इंदौर में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रियों की बैठक का आज होगा शुभारंभ। बैठक में श्रम रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर होगा मंथन। गोवा में G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की चौथी बैठक का भी आज होगा आगाज। बैठक का मकसद ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और न्याय संगत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करना। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर में 2-1 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। वहीं इंग्लैंड की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की ओर से तमाम दलों को इस बैठक में शामिल होने का न्यौता दिया गया है। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान सरकार जिस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है उसके बारे में सभी दलों को एक औपचारिक जानकारी दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैठक के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ एक आम सहमति बनाई जा सके, ताकि संसद सुचारू रूप से चले और एक सहयोग मिले। इससे संसद के समय की बचत होती है। तो वहीं विपक्षी दल भी अपने अपने मुद्दों के बारे में सरकार को बताएंगे, जिन पर वो सदन में चर्चा करना चाहते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों और संसदीय कामकाज पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी मंथन होगा। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से संसद के विधायी और अन्य कार्यों में रचनात्मक योगदान देने का आग्रह किया। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में कल एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें 39 घटक दल शामिल हुए। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया और उनके नेतृत्व में एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। प्रस्ताव में एनडीए के सहयोगियों ने चुनाव में विजयी होने और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है तो वो गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है।
इंदौर में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक में उन्हें 3 मुद्दों पर चर्चा होगी, जिस पर गुवाहाटी, जोधपुर और जेनेवा की बैठकों में गंभीर मंथन हो चुका है। 3 विषयों में पहला विषय है वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, दूसरा विषय गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और तीसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण। तीनों मुद्दों पर अंतिम घोषणा में मंत्री स्तर की बैठक के बाद सामने आएंगे। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की 2 दिवसीय चौथी बैठक आज से गोवा में शुरू होगी। बैठक का मकसद ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और न्याय संगत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करना है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के बाद गोवा में ही 22 जुलाई को G20 ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह करेंगे। G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के अलावा 3 दिवसीय 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक भी आज से गोवा में शुरू होगी। मंत्री स्तरीय बैठक 21 जुलाई को केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपाध्यक्ष रहेंगे। आपको बता दें कि G20 मंत्री स्तरीय बैठक के बाद 22 जुलाई को केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में G20 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री, 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च पदस्थ अधिकारी मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इन 4 दिनों में नीति निर्माताओं, प्रतिनिधियों, आमंत्रित अतिथियों, व्यावसायिक प्रमुखों और शोधकर्ताओं सहित 1000 से अधिक प्रतिभागियों के विभिन्न बैठकों में और कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। असम में परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम आज गुवाहाटी पहुंचेगी। ये टीम असम राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी। टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, 2 चुनाव आयुक्त और 11 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टीम असम के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्तावों के मसौदे पर हितधारकों के साथ सार्वजनिक सुनवाई करेगी। निर्वाचन आयोग का दल मसौदा प्रस्ताव से संबंधित सुझावों और शिकायतों पर बातचीत के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। दल विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में प्रस्तावित बदलावों पर हितधारकों के साथ जिलेवार परामर्श भी करेगा। आयोग ने इस साल 20 जून को असम के संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मसौदे प्रस्तावों को प्रकाशित किया, जिसमें संसदीय और विधानसभा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मसौदा प्रस्ताव में आयोग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और आरक्षित सीटों की संख्या को बदलने के अलावा मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया है। आयोग को मसौदा प्रस्ताव पर 500 से अधिक ज्ञापन प्राप्त हुए। इस बीच असम के विपक्षी नेताओं ने आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा प्रस्ताव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उत्तर कोरिया ने आज तड़के पूर्व की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मिसाइलें जापानी क्षेत्र से बाहर गिरी हैं।
हमादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहली मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 550 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि दूसरी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 600 किलोमीटर तक उसने उड़ान भरी। जापान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। आज का प्रक्षेपण अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया में 40 वर्षों बाद पहली बार परमाणु पनडुब्बी तैनाती के एक दिन बाद हुआ है। 1980 के बाद अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी भेजी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। कल प्रदर्शनकारी तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज और सैन्य मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए और राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए। कानून पर अगले सप्ताह होने वाले मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा संसदीय समिति के माध्यम से विवादास्पद कानून को आगे बढ़ाने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों में शामिल अधिकांश सैन्य रिजर्व ने मानव श्रृंखला बनाई और मध्य तेल अवीव में इजराइल के सैन्य मुख्यालय क्रिया के प्रवेश द्वारों में से एक को अवरुद्ध कर दिया। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने भी आज कानून के विरोध में 2 घंटे की हड़ताल करने की घोषणा की। पुलिस ने कहा कि मध्य इजराइल में विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक गड़बड़ी के संदेह में कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के फीनिक्स राज्य के एरिज़ोना शहर में गर्मी ने पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एरिज़ोना में कल शहर का तापमान लगातार 19वें दिन 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इससे पहले वर्ष 1974 में लगातार 18 दिनों तक पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने का रिकॉर्ड था। एरिज़ोना में बढ़ते तापमान से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इन दिनों दक्षिणी और पूर्वी यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप तेज होने के खतरे के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मौतों के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला आज से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 की बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई थी, जबकि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 3 विकेट से मैच अपने नाम किया था। इस सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव हुआ है। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम में जोश हेजलवुड की वापसी होगी। उन्हें स्टॉक बॉलैंड की जगह टीम में मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं मेजबान टीम की नजरें इस मैच को जीत करके सीरीज पर बराबरी करने की होगी। और भारत और बांग्लादेश की महिला टीमें आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगी। सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला टीम को बांग्लादेश के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में बांग्लादेश ने भारत को डकवर्थ एंड लुइस नियम के तहत 40 रनों से हराया था। आज होने वाले मैच में भारतीय टीम वापसी करते हुए सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी, तो वहीं बांग्लादेश की कोशिश आज के मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।